हाँ, तो स्टूडेंट्स एक बार फिर से आपका वेलकम केशवानंद ऑनलाइन क्लास में। देखिए, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस किया था और मैंने आपको समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं ये बताया था, है ना। हिट एंड ट्रायल विधि 5 स्टेप्स बताए थे। ओके, प्रैक्टिस की होगी आपने। और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं अगला टॉपिक है आपका रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है बेटा, देखिए इधर आप रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है बेटा, ये इस पाठ का मेन टॉपिक है, इसी की वजह से आप ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं वैसे तो बहुत प्रकार की होती हैं, एक एक करके मैं पहले आपको उनके नाम बता दूं, उसके बाद हम उनको डिस्कस करेंगे, उनके बारे में समझेंगे। देखो बेटा, सबसे पहली अभिक्रिया होती है संयोजन अभिक्रिया। पहले तो आप इनके नाम ही याद कर लेने हैं आपको अच्छे तरह। संयोजन अभिक्रिया। दूसरी होती है बेटाओ वियोजन अभिक्रिया। वियोजन, है ना, इसको अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। अपघटन, है ना, अभिक्रिया। तीसरी होती है बेटा विस्थापन अभिक्रिया। नंबर 4 पे आती है द्विविस्थापन अभिक्रिया, है ना। इसके बाद अच्छा, मुख्य तो ये 4 ही होती है बेटा, ध्यान रखना, मुख्य 4 ही होती है। इसके बाद जो मैं अभिक्रियाओं के प्रकार लिख रहा हूँ वो कुछ शर्तों पे आधारित हैं, है ना। अब वो शर्त कौन कौन सी हैं, जब हम इनको डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताता जाऊँगा। इसके बाद नंबर 5 पे हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण, और इसी के साथ पढ़ेंगे अपचयन। ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया, है ना। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। है ना। इसके बाद नंबर 7 पे हम लोग पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के बारे में। ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तीव्र व मंद अभिक्रिया के बारे में। तीव्र व मंद। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। और फिर हम लोग पढ़ लेंगे यहाँ पे, कौन सी पढ़ेंगे बताओ, अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया। देखो बेटा, आपकी किताब में तो आपकी जो बुक है उसमें तो संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, ऑक्सीकरण, अपचयन, रेडॉक्स ये दिया हुआ है पॉइंट वाइज, टॉपिक वाइज। बाकी ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी भी आपको इसमें बताया हुआ है, अलग से अभिक्रिया का प्रकार नहीं है, लेकिन है आपकी बुक में। ये कुछ और अभिक्रियाएँ हैं जो साथ के साथ जब हम अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ ही रहे हैं तो इनके बारे में भी हम लोग थोड़ी सी जानकारी ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए, ये तो हो गई अभिक्रियाएं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं? संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी अभिक्रिया, तीव्र व मंद अभिक्रिया, उदासीनीकरण और अवक्षेपण।
ठीक है, ये तो हो गए नाम। अब हम एक एक करके इन सभी अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात कर रहे हैं हम संयोजन अभिक्रिया की। संयोजन अभिक्रिया, यहाँ पे मैं इनको एक एक करके आपको डिस्कस करूँगा। देखिए, संयोजन का मतलब होता है बेटा जुड़ना। संयोजन का अर्थ क्या होता है? जुड़ना, है ना। अब इसमें क्या होता है कि जो क्रियाकारक होते हैं वो दो या दो से ज़्यादा होते हैं। क्रियाकारक यानी कि अभिकारक बताया था मैंने आपको लास्ट वीडियो में, जो क्रिया करते हैं, ठीक है ना। तो क्रियाकारक दो या दो से अधिक होते हैं और वो आपस में जब क्रिया करते हैं तो जुड़ जाते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। इसका संरचना समीकरण आप ऐसे लिख सकते हैं कि मान लीजिए दो क्रियाकारक हैं ए और बी, इन दोनों के मध्य यदि अभिक्रिया हो रही है तो अभिक्रिया के बाद ये दोनों जुड़ करके ए बी बना लेते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं या संयुग्मन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसको आप परिभाषित कैसे करेंगे संयोजन अभिक्रिया को? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक क्रियाकारक परस्पर क्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, इसकी पहचान है। ये क्रियाकारक दो या दो से ज़्यादा होंगे और उत्पाद हमेशा एक ही होगा, एकल उत्पाद, ठीक है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। अब इसके कुछ उदाहरण देख लें। इसके उदाहरण देखें, देखो बेटा, C+O2 = CO2। कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है ना। क्रियाकारक दो हैं, उत्पाद एक है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है 2MgO। मैग्नीशियम ऑक्साइड दोनों आपस में जुड़ गए, एक उत्पाद बना लिया, ठीक है ना, संयोजन अभिक्रिया। कैल्शियम ऑक्साइड ये जल के साथ क्रिया कर रहा है, किसके साथ? जल के साथ, और उत्पाद बनाएगा CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैल्शियम ऑक्साइड है जिसको चूना कहते हैं, संगमरमर कहते हैं, ठीक है ना। ये जल है, ये आपस में जब क्रिया करते हैं तो ये चूने का पानी बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक क्षार भी है। अगले पाठ में हम लोग इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे। तो ये दोनों आपस में जुड़ करके ये बना रहे हैं। एक और उदाहरण देख लीजिए, नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन के साथ क्रिया करेगा, नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन के साथ क्रिया करेगा तो ये अमोनिया बनाएगा। क्या बनाएगा? अमोनिया। अमोनिया का सूत्र होता है NH3, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इन सभी उदाहरणों में क्रियाकारक दो या दो से ज़्यादा हैं, है ना, और उत्पाद एक ही है ना। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। इज दैट क्लियर? आ रही है आपको बात समझ में? तो यहाँ पे आपकी ये पहली अभिक्रिया कंप्लीट हुई, है ना, सरल, कोई दिक्कत? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक क्रियाकारक परस्पर क्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है बेटा। तो ये हो गई आपकी पहली अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया, और ये इसके उदाहरण, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरी रिएक्शन, और दूसरी है वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया के बारे में देखिए। वियोजन अभिक्रिया क्या होता है और उसके क्या उदाहरण होते हैं? बहुत सिंपल है ये भी। तो देखिए, वियोजन का अर्थ होता है टूटना। अभी हम लोग अभिक्रियाओं के दूसरे प्रकार के बारे में चर्चा कर रहे हैं।
दूसरी अभिक्रिया है वियोजन, इसको अपघटन अभिक्रिया भी मैंने कहा था, अपघटन, ठीक है ना, अभिक्रिया। तो वियोजन का अर्थ होता है बेटा टूटना। वियोजन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? टूटना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि क्रियाकारक एक होता है, क्रियाकारक एक होता है और उत्पाद एक से ज़्यादा होते हैं। ये संयोजन का बिल्कुल उल्टा है। संयोजन में तो क्या था, क्रियाकारक दो या दो से ज़्यादा थे, उत्पाद एक था। यहाँ पर क्रियाकारक एक है, उत्पाद एक से ज़्यादा बनेंगे, मतलब टूटेगा कोई भी यौगिक, है ना। तो इसको आप परिभाषित कैसे करेंगे? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक अपने अवयवों में विभक्त होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक अपने अवयवों में विभक्त होता है, ठीक है बेटा, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक अपने अवयवों में विभक्त होता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। अब देखिए, किसी भी पदार्थ को तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बिना ऊर्जा प्रदान किए, बिना ताकत लगाए, बिना कोई बल लगाए आप किसी भी पदार्थ को नहीं तोड़ सकते, चाहे वो हल्का सा ही है। लेकिन यदि आप उसको तोड़ रहे हैं तो आपको किसी न किसी रूप में उसको ऊर्जा देनी ही पड़ेगी। बिना ऊर्जा दिए आप किसी भी पदार्थ को नहीं तोड़ सकते। ये सिंपल सी बात आपको समझ में आ रही है कि बिना कोई ऊर्जा दिए आप किसी भी पदार्थ को नहीं तोड़ सकते। तो आप किसी भी पदार्थ को तोड़ने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा दे रहे हैं, इसके आधार पर वियोजन अभिक्रिया तीन प्रकार की होती हैं। प्रकार किसके? वियोजन अभिक्रिया के। पहला ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन, ठीक है। इसको तापीय वियोजन भी कह देते हैं, तापीय वियोजन। अच्छा, इसमें क्या होता है कि किसी भी यौगिक को तोड़ने के लिए आप उसको गर्म करते हैं। किसी भी यौगिक को गर्म करके या ऊष्मा प्रदान करके, हीट प्रदान करके जब आप उसको तोड़ते हैं तो ये ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। इसका एग्जाम्पल देखिए, जब आप कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? CaCO3। इसको जब आप गर्म करते हैं, और गर्म करने के लिए तीर के निशान के ऊपर छोटा सा त्रिभुज बनाया जाता है ना। इसका मतलब होता है गर्म करने पर, ठीक है। तो गर्म करेंगे तो इसमें क्या होगा, क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहले तो आप इसकी पहचान देख लें, क्रियाकारक एक है, उत्पाद एक से ज़्यादा हैं, तो वियोजन अभिक्रिया हुई। इसको तोड़ने के लिए आपने इसको गर्म किया, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? ऊष्मीय वियोजन का। तो किसी भी यौगिक को या पदार्थ को जब आप गर्म करके वियोजित कर रहे हैं या तोड़ रहे हैं, है ना, तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा ऊष्मीय वियोजन का, ठीक है। दूसरा, यदि आप किसी भी यौगिक को प्रकाश या लाइट ऊर्जा, लाइट एनर्जी, ठीक है ना, प्रकाश ऊर्जा प्रदान करके तोड़ रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे प्रकाशिक वियोजन। प्रकाशिक वियोजन। इसमें क्या होता है? किसी भी यौगिक को तोड़ने के लिए आप
प्रकाश का उपयोग करते हैं, लाइट का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण देखिए आप, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। ठीक है, इसको जब आप प्रकाश की उपस्थिति में रखेंगे, सूर्य का प्रकाश हो या आर्टिफिशियल कोई भी लाइट हो, ठीक है ना, प्रकाश की उपस्थिति में जब आप इसको रखेंगे तो ये Ag+Br2 ब्रोमीन, तो इसको बैलेंस संतुलित करेंगे तो 2 AgBr यहाँ ले लेंगे, 2 यहाँ लगा देंगे, हो गया बैलेंस, संतुलित हो गया। तो सिल्वर ब्रोमाइड है ना, इसको जब आप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं तो ये सिल्वर में और ब्रोमीन में टूट जाता है। ठीक है, तो यहाँ सिल्वर ब्रोमाइड को तोड़ने के लिए किसका उपयोग कर रहे हैं? प्रकाश का, है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रकाशिक वियोजन। आ रही है बात समझ में? अच्छा बेटा, AgBr के बारे में एक बात आप और जान लें कि ये जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है इसका उपयोग पहले श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता था। श्वेत श्याम समझ में आ रहा है? इतनी हिंदी भी समझ में नहीं आ रही होगी। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, जो पहले कैमरा जो चलते थे जिनमें पीछे रील डलती थी, है ना, उस रील पर सिल्वर ब्रोमाइड की पॉलिश होती थी, लेप होता था। तो जब भी फ़ोटो खींचने के लिए हम कैमरे के सामने से उसका लीवर हटाते तो लेंस से प्रकाश अंदर प्रवेश करता और उस रील पर पड़ता। तो उस रील के जिस भाग पर प्रकाश पड़ रहा था वहाँ का सिल्वर ब्रोमाइड टूट जाता था, सिल्वर में और ब्रोमीन में। तो जिस पार्ट पे प्रकाश आया वहाँ का सिल्वर ब्रोमाइड तो वियोजित हो जाता है, बाकी की जो बची जगह उस पे जिस ऑब्जेक्ट का, जिस व्यक्ति का, जिस वस्तु का आप फोटो खींच रहे हो उसकी फ़ोटो अंकित हो जाती थी। तो सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किस में किया जाता है? फोटोग्राफी में, श्वेत श्याम फोटोग्राफी में। आजकल नहीं किया जाता, आजकल तो रील वाले कैमरा ही उपलब्ध नहीं है, आजकल तो मेमोरी कार्ड डलता है ना। तो यहाँ इसका उपयोग किया जाता था, ध्यान रखना आपको, एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जा सकता है कि श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का। ठीक है, तो ये प्रकाशिक वियोजन हुआ। इसके बाद तीसरा प्रकार है बेटा विद्युत धारा प्रवाहित करके यदि आप किसी भी पदार्थ को तोड़ रहे हैं करंट, इलेक्ट्रिक करंट से, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे वैद्युत वियोजन। इसको क्या कहा जाता है? वैद्युत वियोजन। विद्युत धारा प्रवाहित करके किसी भी पदार्थ को यदि आप तोड़ते हैं तो इसको क्या कहेंगे? वैद्युत वियोजन। इसके एग्जांपल देखिए, जैसे आप सोडियम क्लोराइड ले रहे हैं NaCl, है ना, और NaCl में आप इसका जलीय विलयन बना करके विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। ये आपको लिखना पड़ेगा बेटा तीर के निशान के ऊपर, है ना, तभी पता चलेगा कि ये किस प्रकार का वियोजन है। यहाँ जैसे मैंने विद्युत धारा लिखा है, यहाँ पे प्रकाश लिखा है, यहाँ पे त्रिभुज का निशान बनाया है। त्रिभुज के निशान का मतलब होता है गर्म करने पर। ठीक है, या तो आप यहाँ लिखो गर्म करने पर, या फिर आपने छोटा सा त्रिभुज बना दिया। ठीक है, आ रही है बात समझ में? त्रिभुज का मतलब गर्म करने पर। तो यहाँ पे हम लोग सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन बनाएंगे, मतलब नमक। सोडियम क्लोराइड क्या होता है? नमक, आप सभी जानते हैं, जिसका उपयोग हम लोग रसोई में करते हैं भोजन बनाने में। उसको पहले पानी में घोलेंगे, पानी में जब उसको घोला जाएगा उसके बाद उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा। Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा। तो ये भी टूट रहा है, तो वियोजन का उदाहरण है। और क्यों टूट रहा है? विद्युत धारा प्रवाहित की इसलिए टूट रहा है। तो ये किसका उदाहरण हो गया? वैद्युत वियोजन का, है ना। यहाँ पे आप इसका और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे वाटर, जल, है ना। जल में जब आप विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो देखो बेटा, इसको आप दो तरह से लिख सकते हो। आप इस पे यहाँ भी लिख सकते हो कि 2H पॉजिटिव प्लस O2 नेगेटिव। हाइड्रोजन धनायन और ऑक्सीजन ऋणायन में भी ये टूट सकता है। आपकी NCERT की बुक में इसको जल के 2 अणु लेकर के बताया है, और जब जल के 2 अणु लिए जाएंगे तो यहाँ पे आयन ने बन करके गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बनेगी। ठीक है,
तो यहाँ पे मैं जल के 2 अणु लेकर के आपको बता रहा हूँ। एक तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनेगी और प्लस में ऑक्सीजन गैस बनेगी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनेगी। ठीक है, यदि आप जल का एक ही मॉलिक्यूल लेंगे, एक ही अणु लेंगे, तो फिर हाइड्रोजन धनायन और ऑक्सीजन ऋणायन बनेगा। आ रही है बात समझ में? और जब आप जल के 2 अणु लेकर के यह अभिक्रिया लिखेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बनेगी। अच्छा, ये एक एक्टिविटी भी, एक प्रयोग आपकी बुक में है कि आप एक बीकर में पानी लेंगे, ठीक है ना, उसमें एक कॉर्क लगा करके उन कॉर्क में आप पहले तो 2 रॉड लगाएंगे, एनोड और कैथोड, ठीक है ना, और उसके ऊपर आप एक उल्टी परख नली रखेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। तो आप देखेंगे कि एक टेस्ट ट्यूब में जल का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, दूसरे टेस्ट ट्यूब में पानी का स्तर कम हो जाएगा या kम रहेगा। तो आप बता सकते हैं कि कौन सी परख नली में कौन सी गैस रहेगी? देखिए इधर, ये आपने एक बीकर लिया, है ना, ये आपने इसमें पानी भर लिया, ये आपने इसमें 2 रॉड लगा दी, दो रॉड लगाई। इनमें से एक रॉड तो रहेगी कौन सी? एनोड, और दूसरी रहेगी कैथोड। एनोड और कैथोड। एनोड कौन सी रहेगी? जो बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़ी होगी, है ना, वो तो होगी एनोड, और जो बैटरी के ऋण टर्मिनल से जुड़ी होगी वो होगी कैथोड। अब इसमें जब आपकी एनसीईआरटी बुक में नीचे से ये डायग्राम बनाया हुआ है, वो मैं अभी देख ही रहा था, चलो नीचे से बना देते, क्योंकि ऊपर टेस्ट ट्यूब लगानी है इनके ऊपर, है ना, तो इसको नीचे की तरफ निकाल देते हैं। एक रॉड को ये निकाल दिया और दूसरी रॉड को भी नीचे हमने ये निकाल दिया, है ना। अब एक तार की सहायता से इसको हम बैटरी के साथ जोड़ दिया, ये स्विच लगा दिया और ये हमने सर्किट पूरा कर दिया। ठीक है, ये स्विच है बेटा, छोटे कोष्ठक से हम स्विच को बताते हैं। और ये जो 2 समांतर लाइन है, इनमें एक बड़ी है और एक छोटी है ना। तो जो बड़ी लाइन होती है वो बैटरी का धन सिरा माना जाता है, और जो छोटी लाइन होती है वो बैटरी का ऋण सिरा माना जाता है। सेल देखा ना आपने, सेल, है ना, उसमें एक तरफ तो प्लस का निशान होता है और नीचे की तरफ माइनस का निशान होता है। जो ऊपर घुंडी होती है ना, घुंडी सेल की, वो पॉजिटिव, और नीचे जो प्लेट होती है चपटी, वो नेगेटिव होता है। ये स्विच है जिसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, के से व्यक्त करते हैं, बैटरी को बी से। ठीक है, जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे विद्युत धारा वाला पार्ट, तो आपको समझ में आएगा सब कुछ, क्या इसका संकेत होता है। अब ये जो 2 टेस्ट ट्यूब हमने लगाई हैं, इसके ऊपर हम लोग 2 रॉड हमने लगा दिए हैं, है ना। इसके ऊपर टेस्ट ट्यूब रखेंगे, मतलब परख नली, उल्टी परख नली रखेंगे। एक परख नली यहाँ पे और एक परख नली यहाँ पे। ठीक है बेटा, 2 परख नली हमने इसमें लगा दी हैं, उल्टी रखी है इन रॉड के ऊपर। ये लो जी, है ना। अब इसमें छोटा सा डॉट बना दिया, किसमें? स्विच में। अब इसका मतलब हमने स्विच को ऑन कर दिया, है ना। स्विच को ऑन किया तो इसमें से, सेल में से विद्युत धारा प्रवाहित होगी, और विद्युत धारा की दिशा हमेशा ये होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ रहेगी। अब आप देखें यहाँ पे, ये जो बैटरी के धन सिरे से जो रॉड जुड़ी हुई है, इसको हम बोलते हैं बेटा एनोड। इसको क्या बोलते हैं? एनोड। और जो बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ी हुई है, इसको हम बोलते हैं कैथोड। 2 छड़ लगाई ना हमने, एक तो होगी एनोड, एक होगी कैथोड। दोनों दिखाई देने में एक जैसी होंगी। जैसे ये है, ये एनोड भी बन सकती है, ये कैथोड भी बन सकती है। मैं चाहूँ तो इसको एनोड बना सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इसको कैथोड बना सकता हूँ। कैसे? यदि इसको मैं बैटरी के धन सिरे से जोड़ दूंगा
तो ये एनोड बन जाएगी, और यदि इसी को मैं बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दूंगा तो ये कैथोड बन जाएगी, है ना। तो इनमें देखने में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ एनोड और कैथोड किस आधार पे है कि ये बैटरी के कौन से सिरे से जुड़ी हुई है। बैटरी के धन सिरे से जो रॉड जुड़ी हुई होती है उसको तो कहते हैं एनोड, और जो बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ी हुई होती है उसको कहते हैं बेटा कैथोड। अब देखिए, जैसे विद्युत धारा प्रवाहित की, जल का वियोजन होगा तो इसमें हाइड्रोजन गैस बनेगी और ऑक्सीजन गैस बनेगी। अब आप मुझे बता सकते हो कि इनमें से, जैसे हम इसको नाम दे देते हैं परख नली ए और परख नली बी, इसमें से हाइड्रोजन कौन सी परख नली में जाएगी और ऑक्सीजन कौन सी परख नली में जाएगी? है कोई आइडिया? हाइड्रोजन कौन सी परख नली में जाएगी और ऑक्सीजन कौन सी परख नली में जाएगी? ऑक्सीजन ऋणावेशित होती है ना, और ऋणावेशित किधर जाएगी? धनावेश की तरफ, क्योंकि जो विपरीत ध्रुव होते हैं, है ना, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और समान आवेश एक दूसरे को दूर हटाते हैं। तो ऑक्सीजन जो कि ऋणावेशित होती है, विद्युत ऋणी तत्व होता है, वो हमेशा प्लस कौन सा? एनोड, है ना, यहाँ पे जाएगी। तो ऑक्सीजन तो आएगी बेटा इस छड़ पे एनोड में, समझ में आ रही है क्यों आएगी? और हाइड्रोजन किस पे जाएगी? इस छड़ में। इस वाली टेस्ट ट्यूब में तो जाएगी हाइड्रोजन, इस वाली टेस्ट ट्यूब में आएगी ऑक्सीजन। अब पानी का लेवल, पानी का जो स्तर होगा वो किस में कम रहेगा? मतलब गैस कौन सी ज़्यादा बनेगी, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन? कौन सी गैस ज़्यादा बनेगी बताओ? सिंपल सी बात है बेटा, हाइड्रोजन, जल का आपने सूत्र लिखा ना H2O, तो H2 हाइड्रोजन के तो 2 अणु हैं और ऑक्सीजन का एक ही है। जल में हाइड्रोजन के तो 2 अणु होते हैं और ऑक्सीजन का सिर्फ एक अणु होता है ना। तो कौन सी गैस ज़्यादा बनेगी भाई? हाइड्रोजन तो ज़्यादा बनेगी, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं ना, ऑक्सीजन का एक ही बन रहा है। तो इस वाली परख नली में गैस ज़्यादा रहेगी, पानी का स्तर कम रहेगा, और इस वाली परख नली में जिसमें ऑक्सीजन जा रही है उसमें गैस कम रहेगी, पानी का स्तर ऊपर रहेगा। क्योंकि जैसे जैसे गैस बनती रहेगी, अभी जैसे पानी का लेवल इतना रहेगा ना दोनों में, ये पानी का लेवल है जितना हमने इसमें बीकर में भरा था। अब जब वियोजन होगा तो जो गैस बनेगी, इसमें ऑक्सीजन भी बन रही है, इसमें हाइड्रोजन भी बन रही है, ऑक्सीजन भी बन रही है, हाइड्रोजन भी बन रही है, हाइड्रोजन भी बन रही है, ऑक्सीजन भी बन रही है ना। ऑक्सीजन इस परख नली में नीचे से एंट्री करेगी तो गैस है ना, तो लिक्विड के ऊपर जाएगी ना। अब जब ये गैस यहाँ पे इकट्ठा होती रहेगी, जब गैस यहाँ तक भर जाएगी तो पानी इसमें से नीचे निकलना स्टार्ट हो जाएगा, नीचे पानी का स्तर नीचे आता जाएगा। ऊपर से जब गैस यहाँ से जाएगी तो गैस को भी तो जगह चाहिए, तो पानी को नीचे धकेलेगी ना। तो इसमें दोनों, जब रॉड की दोनों परख नलियों की जब हम तुलना करेंगे तो इसमें पानी कम रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि हाइड्रोजन गैस ज़्यादा बन रही है। अभी इस सिचुएशन में ये यहाँ पर वाटर लेवल रहेगा और इतनी सारी गैस रहेगी। चलो मैं इसमें गैस को मिटा देता हूँ, और ये लो जी, इसमें तो गैस इतनी है और इसमें गैस इतनी है। गैस किस में ज़्यादा है? इसमें, है ना, क्योंकि हाइड्रोजन गैस ज़्यादा बन रही है। तो ये एक प्रयोग है जिससे ये प्रूव होता है कि जब आप जल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है। हाइड्रोजन गैस कैथोड पे और ऑक्सीजन गैस एनोड पे एकत्रित होगी। अब जल में ऑक्सीजन के अणु कम होते हैं, हाइड्रोजन के अणु ज़्यादा होते हैं, तो हाइड्रोजन वाली जो परख नली है इसमें गैस ज़्यादा रहेगी, पानी का स्तर कम रहेगा। ठीक है, ऐसा एक सवाल है आपके एनसीईआरटी बुक में, जो आप देखेंगे तो जो ये जानकारी है ये आपको काफ़ी मदद करेगी। तो बेटा ये तो हो गए आपके वियोजन अभिक्रियाओं के प्रकार, ऊष्मीय वियोजन, प्रकाशिक वियोजन और वैद्युत वियोजन। ठीक है,
पर्टिकुलर एग्जाम्पल, एक एक उदाहरण, इनके विशिष्ट उदाहरण मैंने आपको बता दिए। अब इसके अलावा इसके और उदाहरण यदि आप देना चाहें तो संयोजन अभिक्रियाओं के उदाहरणों को बिल्कुल उल्टा करके लिख दो तो वियोजन के उदाहरण हो जाएंगे। देखो यहाँ पे मैं और जो उदाहरण है वियोजन के वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपका अभिक्रियाओं का ये जो प्रकार है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। अब बताना क्या है, सिर्फ वही है, संयोजन के उदाहरणों को उल्टा करके लिख रहा हूँ मैं तो, और ये तुम्हें भी यही करना है। NH3 अमोनिया बनाया था हमने, उसमें किस किस से, नाइट्रोजन से और हाइड्रोजन से। ये लो जी उल्टा करके लिख दिया, अमोनिया टूट गया नाइट्रोजन में और हाइड्रोजन में, किसका उदाहरण हो गया, वियोजन का, है ना। हमने एक उदाहरण कार्बन डाइऑक्साइड बनाया था, किस किस से, कार्बन और ऑक्सीजन से, इसको भी उल्टा करके लिख दिया, कार्बन डाइऑक्साइड इधर लिख दी, कार्बन और ऑक्सीजन अलग अलग हो गए। इसके बाद एक और उदाहरण हमने लिखा था 2MgO, ठीक है, इसको हम कर देते हैं 2Mg + O2, है ना। एक उदाहरण हमने लिया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, ये तो इसको भी तोड़ दें, तोड़ दो, CaO + H2O। तो यदि समझ लें इसको ऐसे यदि हम लिख रहे थे तो ये संयोजन का उदाहरण था, नाइट्रोजन हाइड्रोजन क्रिया करके अमोनिया बना रहे हैं। अभी हम इसको कैसे लिख रहे हैं, इस तरह से, तो ये वियोजन का उदाहरण हो गया। अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में टूट रही है तो वियोजन, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन में और ऑक्सीजन में टूट रहा है तो ये भी वियोजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम में और ऑक्सीजन में टूट रहा है, ये भी वियोजन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड और जल में टूट रहा है तो ये भी वियोजन का उदाहरण हो गया। ठीक है, तो यहाँ आपका ये जो अभिक्रिया का दूसरा प्रकार है वियोजन अभिक्रिया, ये कंप्लीट हुआ। कोई दिक्कत? और ये दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेरीज में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं हूँ। ठीक है, इसके बाद हम लोग थर्ड रिएक्शन पढ़ रहे हैं अभी, और तीसरी रिएक्शन है विस्थापन। विस्थापन शब्द सुना है?